दोस्तों, ये दर्द भरी और रुला देने वाली कहानी है भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह की, जिस बादशाह को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वही बहादुर शाह जफर के, जिनकी पैदाइश तो दुनिया के आम शहजादों की तरह एक शाही महल में हुई थी, लेकिन उनके आखिरी दिन इतने बुरे हालत में गुजरे थे कि उनको देखकर या उनकी कहानी सुनकर गरीब से गरीब इंसान ही नहीं बल्कि सख्त से सख्त दिल इंसान भी रो पड़े। दोस्तों, ये कहानी बहादुर शाह जफर की जिंदगी की आखिरी 4 सालों की है जो उन्होंने रंगून में बिताए। हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैनकैनन मैकेंसी बाहरी जहाज में बिठा दिया गया। ये जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और औरत भी ताजदारे हिंद के साथ थे। कैप्टन नर्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वह जहाज बंदरगाह पहुंचा। कैप्टन नर्सन डेविस ने बादशाह और उसके साथियों को अपने साथ लिया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सल्तनत के आखिरी शहंशाह को साथ लेकर अपनी रिहाइश गाह पर आ गया। नर्सन परेशान था। दरअसल बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद एक बादशाह था और नर्सन का जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि वह बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में ऐसा कोई मुकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जाता। वह रंगून में पहला गिरफ्तार बादशाह था। नर्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नर्सन ने अपने घर का गैराज खाली करवा लिया और ताजदारे हिंद जिले सुबहानी को अपने गैराज में कैद करवा लिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचे और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहे। बहादुर शाह जफर ने मशहूर जहान ए गजल लगता नहीं यह दिल मेरा उजले दियार में किसकी बनी है, आलम पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिले कोए यार में ये गजल। बहादुर शाह जफर ने इसी गैराज में लिखी है कि आज 7 नवंबर का दिन था और सन थी 1862। बदनसीब बादशाह की खादिमा ने शदीद परेशानी की हालत में डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सिपाही ने ऊंची आवाज में इस गुस्ताखी की वजह पूछी। खादिमा ने टूटी फूटी जबान में जवाब दिया कि झिल्ले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। सिपाही ने जवाब दिया कि वह शायद कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादिमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। सिपाही उसे चुप कराने लगा, मगर तब तक उसकी आवाज डेविस तक पहुंच गई थी। वह गुस्से में बाहर निकला। खादिमा ने नर्सन डेविस को देखा तो उसके पांव में लिपट गई। वह मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक घूंट भरना चाहता था। नर्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड को साथ लिया और गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू और काफी अंधेरा था। सिपाही लैंप लेकर बादशाह के किनारे खड़ा हो गया। नर्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा जमीन पर। उसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन डीली हुई थी। आंखें सुर्ख होकर बाहर निकल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और सख्त होठों पर मक्खियां भिन्न भिन्न ना रही थीं। नर्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन ऐसे चेहरे पर इतनी बेचारगी और इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वह किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। और इस चेहरे पर एक आजाद सांस, सिर्फ एक आजाद सांस की अपील तहरीर थी। और यह अपील पुरानी कुव्वों की दीवार से लिपटी काय की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन डेविस ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे हुए काफी मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी को पूरी कर चुका था। डेविस ने उनके साथियों को बुलाने का हुक्म दिया। साथी थे ही कितने, एक शहजादा जवान और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी। वह दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाजें जनाजा पढ़ाई। जब कब्र का मसला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार ए हिंद के लिए 2 गज जमीन भी दस्तयाब नहीं थी। नर्सन ने सरकारी रिहाइशगाह के पास में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई जमीन में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थीं, तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम देहलवी के जेहन में
30 सितंबर 1837 के वह मंजर दौड़ने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बादशाह बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आ रहे थे और बादशाह जब लिबासे शाही पहनकर, ताजे शाही सर पर पहनकर और जहांगीरी तलवार लटकाकर दरबार में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन से गूंज उठा। नक्कारची नक्कारे बजाने लगे, खुली हवा में ताने उड़ाने लगे, फौजी सालार तलवारें बजाने लगे, फिजाएं रक्स करने लगी। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी को याद था कि बहादुर शाह जफर के ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही खजाने से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेनूर सुबह को बादशाह की कब्र को एक खुश अहमकारी भी मौजूद नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जूते उतारे, बादशाह की कब्र के पास खड़े हुए और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम देहलवी के गले से अफसोस के दरिया बहने लगे। ये कुरान ए मजीद का एजाज था या उस्ताद? इब्राहिम देहलवी के गले का सोस कैप्टन नर्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीब की कब्र को सैल्यूट पेश कर दिया और इस आखिरी सैल्यूट के साथ ही सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अगर आप कभी रंगून जाएं तो आप कटेगन टाउनशिप की कच्ची गलियों और बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। यह आखिरी मुगल शाह की असल औलाद है, मगर यह औलाद सरकार के वजीफे पर चल रहे हैं। यह कच्ची जमीन पर सोते हैं, नंगे पांव चलते हैं, मांग कर खाते हैं और अपने डब्बे में सरकारी नल से पानी भरते हैं। मगर यह लोग इसके बावजूद खुद अपने आप को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। यह लोगों को अपनी दास्तान सुनाते हैं और गलियों में हंसते फिरते हैं। आखिर मुगल खानदान के साथ ऐसा दर्दनाक सलूक क्यों किया गया? क्योंकि यह हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियों की वजह से हुआ। बादशाह ने अपने गिर्द नाहेल खुशामदी और लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे और उसके कान भी और जमीर भी। बादशाह के दोनों बेटों ने सल्तनत तकसीम कर ली थी। दोनों के दरमियान लड़ाइयां भी चलती थी, मगर बादशाह इन दोनों की कुताही और गलतियों को माफ कर दिया करता था। आवाम की हालत इंतहाई खराब थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। खुराक मंडियों से कटाई के वक्त ही गायब हो जाती थी। सौदागर मुंह मांगी कीमतों पर लोगों को गेहूं, गुड़ और सब्जियां बेचते थे। उसमें रोज इजाफा होता था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दानों पर भी टैक्स लगा दिया था। तवायफों की कमाई तक का हिस्सा शहजादों की जेब में चला जाता था। शाही खानदान के लोग अगर कत्ल भी कर देते तो उनसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब सूबेदार और सुल्तान आजाद हो चुके थे। यह मुगल सल्तनत को मानने तक से इनकार कर देते थे। आवाम बादशाह और उसके खानदान से बेदार हो चुके थे। यह गलियों और बाजारों में बादशाह को बुरा भला कहते थे। सिपाही चुपचाप इनके पास से गुजर जाते थे, जबकि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे। यह रोज अपना मुहायदा तोड़ते थे और शाही खानदान दोबारा अंग्रेजों के साथ नए मुहायदे कर लेते थे। अंग्रेज एक एक करके बादशाह के सब वफादारों को कत्ल करते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आवाम कहने लगी कि हमारे लिए बादशाह जफर और अंग्रेज एक ही हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं। बादशाह यानी बहादुर शाह जफर डबल माइंडेड थे। वह अंग्रेजों से लड़ना भी चाहते थे और अपनी शाही मुद्दत भी पूरी करना चाहते थे, लेकिन इसका नतीजा वही निकला जो डबल माइंड होकर लड़ने वाली जंगों का होता है। शाही खानदान को दिल्ली में कत्ल कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सबक मिलता है, जो बादशाह अपनी सल्तनत का ख्याल नहीं रखते और अपनी आवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनका अंजाम इस तरह ही होता है। काश के हमारे हुक्मरानों को यह बात समझ आ जाए